बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना की मुमकिन चौथी लहर, इसके ख़दशात और पाकिस्तान और हमारी तैयारियाँ, क्योंकि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी अवाम से मुखातिब हुए हैं। इस महीने के जो पहले 6-7 दिन हैं, इन दिनों में शामी साहब हमने देखा है कि कोरोना केसेस की तादाद में एक बार फिर इजाफ़ा हो रहा है। यानी ये केसेस जो 5-6 हज़ार तक जा चुके थे चंद हफ्ते पहले तक, इनमें कमी वाक़या हुई और फिर ये 1,000 से भी कम रिपोर्ट होना शुरू हुए। पिछले 6-7 दिनों का डेटा अगर हम देखें जो NCO जारी करता है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि केसेस की तादाद अब 1,000 से ऊपर जा रही है। मिसाल के तौर पर पिछले 24 घंटों में 1683 केसेस कोरोना के रिपोर्ट हुए हैं, जो कि वाज़े इस बात की निशानदेही करती है ये नंबर के इजाफ़ा हो रहा है। और 24 अमवात भी वाक़या हुई हैं कोरोना की वजह से। वज़ीर-ए-आज़म ने जो भारतीय डेल्टा वेरिएंट उसका जिक्र भी किया, कैसे वो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान पहुँच चुका है। आगे ईद आने वाली है, बड़ी ईद है, कुर्बानी ईद है, रश होगा बाज़ारों में, मार्केटों में, जिसकी वजह से मज़ीद ख़दशा है कि वायरस फैल सकता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कहा कि इस हवाले से पहले वो सुनिए, फिर शामी साहब के पास चलता है। हमारे केसेस नीचे आते आते अब फिर ऊपर जाना शुरू हो गए। तो मैं आज सब आपसे फिर से अपील कर रहा हूं। मुझे पता है लोग थक गए हैं इससे, दुनिया में लोग थक गए हैं ये SOPs के ऊपर चलने के लिए। लेकिन एक चीज, ये जो मास्क है, ये सबसे आसान चीज है कि अगर आप इसकी एहतियात कर लें तो हम इसको ये जो अब खौफ हमें आ रहा है कि चौथा वेव आने वाला है, तो हम इससे अपने मुल्क को बचा सकेंगे। घर में जिनको बीमारियां या जिनको जो बूढ़े हैं उनको बचाने के लिए मैं सबसे फिर से कहूंगा कि ईद आ रही है, ईद के अंदर ये मास्क पहने। कुर्बानी का हमने जो फैसला किया है, जिस तरह पिछले साल कुर्बानी थी, सोच समझ के कुर्बानी शहर से बाहर करनी है ताकि उससे भी ना फैले। और ईद में भी, ईद पे भी पूरी कोशिश है कि आप यही मास्क कम से कम पहने रखें और एहतियात करें। शाम साहब, वसद उमर साहब भी ये कह रहे थे कि ईद पर पाबंदियां लगाकर ईद ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन ये क्या वजह है? बुनियादी सवाल ये बनता है, क्या वजह है कि जैसे ही कोरोना केसेस की तादाद में कमी वाक़या होती है, बहैसियत मजमूई हमारे रवैये भी बदल जाते हैं, गफलत का मुज़ाहरा हम करते हैं। बाज़ारों में चले जाएँ, मार्केटों में चले जाएँ, ऑफिस में चले जाएँ, वहाँ लोग एहतियात नहीं कर रहे, जो कि वाहिद हल है कोरोना से निमटने के लिए। तो शामी साहब, ये गफलत क्यों हर बार बढ़ती जाती है? फिर दोबारा केसेस बढ़ते हैं, फिर हमें होश आती है। हुकूमत ने रमज़ान के आखिरी अशरे में और ईद उल फितर के मौके पर बहुत शिद्दत से फ़ैसले किए थे, शॉपिंग के औकात महदूद किए थे और ताजरों के और दुकानदारों के सारे वावेले के बावजूद एक डिसिप्लिन नाफिज किया था। उसका नतीजा ये निकला कि ईद से के मौके पर जो फैलाव ज़्यादा होने की का ख़दशा था या की तवक्को थी, वो पूरी नहीं हुई और अल्लाह के फजल करम से मामलात काबू में रहे। अब ईद उल ज़ुहा की आमद है और एक दफ़ा फिर वही ख़तरा दरपेश है। तो हुकूमत को पूरी शिद्दत से डिसिप्लिन नाफिज करना चाहिए। हम एक गैर मुनज़्ज़म कौम बनते जा रहे हैं। कायद-ए-आज़म ने तो यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन पर बड़ा जोर दिया था। इत्तेहाद, यकीन, तंजीम, यानी तंजीम जो है बुनियादी असूलों में एक असूल था जो कायद-ए-आज़म ने हमें बतलाए थे, और हम शुतरे बेमहार होते जा रहे हैं। कानून की पाबंदी नहीं करते, तलकीन की जाती है, उस पर कान नहीं धरते, नतीजे में खसारा होता है। आज देखिए, आज एक बहुत अफसोसनाक खबर आई। हमारे सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो लाइब्रेरी साइंस का शोबा है, उसके नौजवान सरबरा डॉक्टर हारून अदरीस 49 साल की उम्र में 2 माह लड़ते हुए कोरोना से अल्लाह को प्यारे हो गए। जमात इस्लामी के नायब अमीर हाफिज़ इदरीस के बेटे थे। हाफिज़ इदरीस ने बड़े सब्र और इस्तकामत से उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। हर दिल अफसरदा था, आँख अश्क बार थी। ये देखिए, इस तरह के हादसे जो हैं
वो हम सुनते हैं और दिल जो है बेचैन होता है, मुस्तरब होता है। और खुदा के लिए हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, यूं हमारी समझ लिया ख्वातीन, जाता है कि जैसे ही कोरोना केसेस में कमी वाक़या होती है कि एज इफ ख़त्म हो चुका है ये वायरस, हालांकि ये देखने वालों ये को, मौजूद नाज़रीन है। को समझना होगा कि ये वायरस ख़त्म नहीं हुआ, पूरी दुनिया इससे अभी तक लड़ रही है। आप भारत की सूरत हाल देखिए, अब इंडोनेशिया में जो तबाही मचाई है इस वायरस ने, नाकाबिले बयान है। आप उसके विजुअल्स भी, ख़बरें भी पढ़ रहे होंगे कि इंडोनेशिया में कैसी तेज़ी से ये शिद्दत फैल रही है। और फिर ये जो वायरस है भारत का या बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जा पहुंचा है, तो ख़दशा ये जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इससे कहीं मुतासिर हो जाए। शामी साहब, वो गफलत बददस्तूर, हर तीसरी लहर हम भुगत चुके, गफलत बददस्तूर हमें देखने को मिलती है, और ख़दशा चौथी लहर का बताया जा रहा है। बड़ा ऊपर से करम ईद है, के मामूलात भी हमने ख़राब नहीं करने। अल्लाह का बड़ा करम है, पाकिस्तानी कौम की सारी गफलत के बावजूद हालात यहाँ बेकाबू नहीं हुए। अब खुदा के लिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास कीजिए और जो वज़ीर आज़म ने अपील की है उस पर कान धरिए। हमारे सियासी रहनुमा, हमारे मजहबी रहनुमा, हमारे समाजी रहनुमा, कोई तो लोगों को तलकीन करें, कोई तो मिसाल बने, कोई तो नमूना पेश करें, कोई तो डिसिप्लिन की बात करें। असद उमर इसीलिए शायद आज, असद उमर साहब शायद आज इसीलिए कुछ तलकीन करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी देखिए, फिर अगले मौजू पर चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मॉडलिंग है वो ये बता रही है कि ख़दशा है आगे, अगर हमने एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो फोर्थ वेव आ सकती है। पूरे पाकिस्तान के अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको हमारी जो मस्बत शरह है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हम जो है वो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कि आगे ईद भी आ रही है, आप नहीं चाहते कि ईद के वक्त खुदा ना खास्ता आप बीमार हों या आपके घर वाले बीमार हों और सारी आपका ईद का मज़ा ख़त्म हो जाए, इसलिए एहतियात करें, मास्क ज़रूर पहने। स्मार्ट लॉकडाउन तो कंटिन्यू करेंगे लेकिन मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। ख़त गया है NCOC से, जो मेरे कहने के ऊपर वो ख़त लिखा गया है, और वो ख़त गया है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन कमीशन को, और हमने वहाँ पे निशानदेही की है, 7 तस्वीरें लगा के भेजी हैं कि किस तरीके से SOPs की वायलेशन हो रही है। हमने तजवीज़ दी थी कि अगर सारे लोग मिलकर इसको 2 महीने और मौखर कर लेते और एक भरपूर वैक्सीनेशन की कैंपेन हो जाती, आज़ाद कश्मीर के अंदर 70-80% लोग वैक्सीनेट हो जाते, उसके बाद अगर ये इलेक्शन होता तो बेहतर था। शामी साहब, एक और अहम ख़बर, अहम वाक़या आज का, मुमताज़ आलिम दीन जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुबैना तौर पर इन पर हमले की कोशिश की गई, वो शख्स भी गिरफ़्तार हुआ, इससे पहले भी इन्हें टारगेट करने की कोशिश की गई। एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा इस्तारा है पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी का, तो इस दौर में ऐसी जय्यद शख्सियत जो है उनके साथ जब ऐसा वाक़या पेश आता है तो बहुत तशवीश की पैदा होती है, और अवामुन्नास भी सवाल पूछते हैं कि हुआ क्या है, मामला क्या है। बिलाल नसीर खानज़ादा साहब कराची से शाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। आप कुछ बताना चाह रहे थे? देखिए, मुफ्ती तकी उस्मानी पाकिस्तान ही के नहीं, आलम इस्लाम के, बल्कि पूरी दुनिया के मुमताज़ तरीन आलम दीन में शुमार होते हैं, मुमताज़ तरीन उलमा दीन में शुमार होते हैं। जो 500 मुअस्सर तरीन शख्सियात जो हैं उनकी फ़हरिस्त तैयार की जाती है, उनका नाम नुमायाँ होता है। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के फ़र्जंदे अर्जमंद हैं, फ़क़ीह हैं, मुहद्दिस हैं, वकालत का इम्तिहान पास कर चुके हैं, और अरबी अदब पर गहरी नज़र है, मुआशियात पर गहरी नज़र है। यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, मदरसे से तालीम हासिल की, और सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, वो शरई एपेलेट कोर्ट के, और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर रहे। तहरीक पाकिस्तान में जिन उलमा ने बुनियादी किरदार अदा किया और पाकिस्तान का झंडा लेकर कायद आज़म के साथ खड़े हुए, उनमें मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी के बाद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी का नाम आता है। तो ये तहरीक पाकिस्तान का घराना है, पाकिस्तान के पासबानों का घराना है, और उनका इल्म और उनका फजल पाकिस्तान में एक नूर फैला रहा है, रोशनी फैला रहा है। उनको निशाना बनाने की कोशिश की जाती है,
पाकिस्तानी सोसाइटी को दरम बरम करने की कोशिश की जाती है। 2 साल पहले उन पे हमला हुआ था, बाल बाल बचे, उनकी गाड़ी का ड्राइवर, उनका गार्ड, उनके साथ बैठे 2 लोग बेचारे शहीद हो गए, जाँ बहक हो गए, और उन्हें अल्लाह ने महफूज रखा। और आज फिर एक सरफिरा शख्स जो है वो मस्जिद में आया और उसके पास से चाकू बरामद हुआ। अब देखना ये भी है, जान लेते हैं, क्योंकि एक राय ये है कि जी कि ये शख्स का एक बयान ये भी है कि जी शायद उसकी जेब में हमेशा ही चाकू होता था, वो हमले के नीयत से नहीं आया था। बिलाल नसीर, क्या बताती है अब तक की तफ्तीश, ये वाक़या क्या था? और फिर शामी साहब 2 साल पहले का वाक़या बता रहे हैं, उस पर बाद में बात करते हैं कि उसमें क्या अभी तक पेशरफ्त हुई। जी बिल्कुल जामी साहब, ये सुबह की नमाज के वक्त ये शख्स, जी बिल्कुल जामी साहब, ये सुबह की नमाज के वक्त ये शख्स आया है और मस्जिद में ये मौजूद था कि जैसे ही जब नमाज खत्म हुई है तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बैठते हैं मस्जिद में, तो काफी लोग उनके साथ होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर लोग उठना शुरू होते हैं। तो फिर मुफ्ती साहब जो है वो घर की तरफ जाते हैं। ये आसिम नामी शख्स है, ये इनके गार्ड्स के साथ वहाँ बैठा रहा है और फिर ये उनके करीब जाकर बैठा है और इसने फिर चाहा है कि उनसे अकेले में मुलाकात हो जाए। तो मुफ्ती साहब को इन्होंने कहा है कि मैं अकेले में आपसे मिलना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब ने इन्हें कहा है कि मैं आपको नहीं जानता, इसलिए मैं आपसे अकेले में नहीं मिल सकता। जिसके बाद इसको फौरी तौर पर सर्च किया गया है तो इसके पास से एक चाकू बरामद हुआ है। फौरी तौर पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने मकामी पुलिस के हवाले किया है। पुलिस हुकाम कहते हैं कि इस पे तफ्तीश जारी है कि इसके पास चाकू किस तरीके से आया है। ताहम इसकी जो फैमिली है वो कहती है कि इसका दिमागी तवाजुन जो है वो ठीक नहीं है और इसको हम पहले भी बार बता चुके हैं। तो पुलिस हुकाम अब इसमें मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो हिरासत में लिया गया शख्स है वो इस चीज से इनकारी है कि वो अटैक करने आया था। हुकाम कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर चीजें क्लियर हो जाएंगी। 2 साल पहले का जो वाकया था, ये जो शख्स जो है, इदारों की फाइंडिंग, जो सरफिरा शख्स है, इसको तन्हाई में बात करने और जेब में चाकू लेकर आने का होश था। और आपको मालूम है कायदे आजम पर हमला हुआ था, चाकू से हमला किया गया था जी। और कायदे आजम अगरचे नहीफ नज़ार शख्स थे, लेकिन ऐसे उन्होंने कातिल का हाथ पकड़ा कि वो अपनी कलाई नहीं छोड़ा सका, कायदे आजम पर वार नहीं कर सका। तो ये जो चाकू से हमला करना है, तन्हाई में बात करने की कोशिश करनी है, ये सरफिरा भी हो सकता है और ये जो है होशमंद भी हो सकता है। आपको मालूम है किसी ने कहा था जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं, तो फिर दूसरे ने कहा कि क्या मालूम कि कब वो भौंकना बंद कर दें और काटना शुरू कर दें। तो भारत तहकीक होगी। लेकिन आप ये बताइए जो 2 साल पहले वाकया हुआ था उसकी तफ्तीश का क्या बना, उसके मुकदमे का क्या बना, उसके जिम्मेदारों का क्या बना? देखिए 2019 के बाद ये अटैक मुफ्ती साहब पर हुआ था नीपा चौरंगी के पास। वो अपनी फैमिली के हमरा थे। वो आप तफसील आप उसके बताइए कि मुल्ज़म पकड़े गए, उनको सजा मिली, मुकदमा चला? मुकदमे में 4 से 5 मशकूक अफराद पकड़े गए, जिसके बाद मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की गई। CTD ने और जिले पुलिस ने मुल्जिमान पकड़े, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसकी तफ्तीश जो है वो अब तक मुकम्मल नहीं हुई है। तो काम कहते हैं कि उसकी तफ्तीश भी जारी है और ऑन गोइंग प्रोसेस है। पता चल गया है कि कौन सा नेटवर्क है, सहूलतकार पकड़े जा चुके हैं, लेकिन जो अहम कारिंदे हैं जो उस अटैक के पीछे थे वो अब तक पुलिस की गिरफ्त में अब तक नहीं आ सके हैं। जी, अब तक कित कदर अफसोस की बात है, ठीक है, डूब मरने का मुकाम है तफ्तीशी इदारों के लिए कि मुल्ज़म पकड़े नहीं गए हैं, तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई है, कोई मुकदमा नहीं चला है। पाकिस्तान के जो मुमताज़ तरीन उलमा में से एक और आलम इस्लाम के मुमताज़ तरीन उलमा में से एक, जो उनके साथ उन पर हमला करने वाले जो हैं, ये तो प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए थी। और ये जो हमारे हुक्काम हैं ज़्यादा दहशतगर्दी वाले, इनको उनके मुल्ज़मों तक पहुंचना चाहिए था। मगर हम तो यहाँ वारदातें होती हैं, हंगामा होता है, बयानात आते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं। आज मैंने सोचा 2 साल पहले के जो मुजरम हैं वो कहाँ हैं, वो कैफरे किरदार को पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो मालूम हुआ
कि हनूज रोज़े अव्वल वाला मामला है। शर्म करनी चाहिए सिंध हुकूमत को और शर्म करनी चाहिए कानून नाफिज करने वाले अदारों को। शामी साहब, एक आपने सिंध हुकूमत का जिक्र किया तो एक और बड़ा अहम फैसला आज सामने आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्जा वहाब साहब को लगाने का फैसला किया जा रहा है, जो मुशीर माहौलियात हैं, जिस पर सिंध सरकार के इस फैसले पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने खासी तनकीद की है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनका ये मानना है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची का जो भी हो वो गैर सियासी होना चाहिए। तो बिलाल नसीर चूँकि मौजूद हैं कराची से, उनसे भी बात मज़ीद कर लेते। बिलाल, ये फैसला हो चुका, कन्फर्मेशन आ गई या अभी ये पेंडिंग है? तनकीद और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो गवर्नर सिंध ने कर दिया, मामला क्या हुआ है? जी बिल्कुल, ये हुकूमत सिंध फैसला कर चुकी है। ज़राए इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि 1 हफ्ते के बाद जो है मुमकिन तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जब हमारा राब्ता हुआ है मुर्तज़ा वहाब साहब से, तो उनका कहना है कि बिल्कुल अगर मेरे लिए नोटिफिकेशन निकाला गया तो वो ज़रूर इस ओहदे पर बैठेंगे, लेकिन अब तक उनसे इस सिलसिले में किसी ने राब्ता नहीं किया है। लेकिन हमारे ज़राए इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि अगले हफ्ते तक मुमकिन तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात हो जाएंगे। जी अच्छा, ये जामी साहब ये मुझे बताएं, ये जो बहस इमरान इस्माइल साहब जो हैं सर, यानी मुझे तो समझ में नहीं आया कि उनको क्या इस पे एतराज़ है। गैर सियासी क्यों होना चाहिए? गैर सियासी तो गवर्नर भी होता है और इमरान इस्माइल साहब हर पार्टी मीटिंग में मौजूद होते हैं, सियासी मामलात पर धड़ल्ले से बयानात देते हैं। हम पंजाब में देख लें, पीटीआई के जो लोग हैं, जो इलेक्शन हारे हुए लोग हैं, वो भी अदारों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं, उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जगह जगह आप देखिए जो तरक्याती अदारे। तो मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो ढंग के आदमी हैं, अगर वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर होंगे तो कोई सलीके का काम ही करेंगे, इसमें एतराज़ करने की क्या बात है? यानी सियासत करना नहीं तो फिर कोई सर जुर्म मुशावरत है? कर लेनी चाहिए थी। बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उनसे मुशावरत कर ली जाती, कौन से स्टेक और होल्डर्स? गैर सियासी शख्सियत को ही लगा लिया जाता। कौन से स्टेक होल्डर्स? जितनी भी अपोजिशन जमातें वहां पर सिंध में मौजूद कौन सी अपोजिशन जमातें? पीटीआई की वहां पर नशिस्तें अपोजिशन, कौन सी अपोजिशन जमातें? ये स्टेक नहीं है पीटीआई का वजूद क्या सिंध में? नहीं तो क्या पीटीआई ने को मशवरा किया कभी हिज़्ब इख्तिलाफ से? क्या सेंटर में कोई सूबे में मशवरा किया कोई तैनाती करते हुए? क्या बातें करते तो हरज क्या था? दूसरे के लिए पैमाने और हैं, अपने लिए पैमाने और हैं। आपने मॉडल क्या बनाया है? आपने क्या नमूना बनाया है? क्या पंजाब में अपोजिशन से मुशावरत होती है, मरकज में मुशावरत होती है? तो सिंध में भी वही हो रहा है जो आप कर रहे हैं। अब वहां और मुतालबे करते हैं, यहां और काम करते हैं। तो भाई आप लेने और देने के बाट एक जैसे बनाएं। ये नहीं हो सकता कि आप किसी को कुछ ना दें और हर चीज मांगते चले जाएं। अच्छा सर, एक ब्रेक का वक्त आन पहुंचा, लेकिन कल के प्रोग्राम में हमने आसन इकबाल साहब का जिक्र किया था। उनकी ज़मानत का तफसीली फ़ैसला आया था, जो तफसीली फ़ैसले में जो लिखा था उसी के मुताबिक हमने तबसरा किया था। साथ खुर्शीद शाह साहब का मामला भी आपने हाईलाइट किया था। तो उसमें नायब तर्जुमान ने बताया हमें कि जी ये कहना कि उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल नहीं हुआ, ये गलत है। रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है, अब ये अदालतों पर मुनहसर है कि कैसे केस आगे बढ़ता है और कब इसका फ़ैसला आता है। तो ये एक वजाहत थी जो नशर करना लाजिम थी। एक ब्रेक यहाँ पहुँचे शामी साहब और नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज़ असम्बली के इंतखाबात, मुल्क की क़यादत, सियासी क़यादत इन दिनों कश्मीर में है, तकरीरें वहाँ पर की जा रही हैं, सियासत जोबन पर है, क्या रंग हैं सियासत के, उस पर बात करेंगे। और फिर अब्दुल सत्तार ईदी साहब और हुर्रियत कमांडर बुरहान वानी की बरसी है, उनका जिक्र होगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। दो अहम इशूज़ हैं, एक तो आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज़ असम्बली के इंतखाबात और सिलसिले में जो इंतखाबी मुहिम जारी है मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को, उसका जायज़ा लेना, और दूसरा जो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट है उसके लिए जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है उसके कैंपस को, आबासिया कैंपस को खाली करने के अहकामात जारी किए गए हैं। ये क्या पॉलिसी है, क्यों यूनिवर्सिटी को सेक्रेटेरिएट में बदला जा रहा है, तालिब इल्मों का क्या बनेगा, इस पर बात करेंगे इस मौजूद में, इस चंक में। लेकिन शामी साहब पहले आज़ाद कश्मीर चलते हैं। बिलावल भी कैंपेन जारी रखे हुए हैं, मरीम नवाज भी पहुँच चुकी हैं। आज बुरहान वानी की बरसी है, 5 साल हो गए उन्हें शहीद हुए। जी हाँ, मैं रखा है मौजूद बुरहान वानी साहब का भी। जी जी बिल्कुल। और आज अब्दुल सत्तार ईदी साहब की भी बरसी है,
उनको भी 5 साल हो गए दुनिया से रुखसत हुए। तो बुरहान वानी जो है इंसानियत के खादम, वो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट थे, नौजवान थे, और एक प्रिंसिपल जो है स्कूल के उनके बेटे थे। लेकिन उनके भाई पर इतना तशद्दुद हुआ कि वो तहरीक आज़ादी कश्मीर में सरगर्म हो गए और भारतीय जो फोर्सेस हैं उन्होंने उनको निशाना बनाया और उनको मार डाला। और उनकी शहादत ने एक नई रूह पैदा कर दी तहरीक आज़ादी कश्मीर में और नौजवानों के सीनों में आग लगा दी। नौजवान नस्ल है वहाँ भी, आज भी हम उनको याद करते हैं। एक वलवला ताज़ा दिया तूने दिलों को, लाहौर से था खाके बुखारा और समरकंद। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए और कश्मीर की आज़ादी की मंजिल करीब आए। और फिर अब्दुल सत्तार ईदी जो है वो आज ही के दिन रुखसत हुए थे। एक इंतहाई आलमी रिकॉर्ड कायम करने वाली शख्सियत, एक चंद पैसों से अपने काम का आगाज़ किया, खिदमत खल्क का, और दुनिया की सबसे बड़ी जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं उनमें से एक बनाई और एक खिदमत का ईदी सेंटर कायम किए, मुल्क भर में जाल बचाया, खिदमत का रिकॉर्ड कायम कर दिया। उनको बाबाए खिदमत हम कहते हैं, उनको याद करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। जिस तरह दुखी इंसानियत की उन्होंने खिदमत की है, जिस तरह उन्होंने बेवाओं पर, यतीमों पर, लावारिस बच्चों पर हाथ रखा है, और आज भी उनकी शम्मा रोशन है। और अल्लाह ताला जो है उनको उनके दर्जात बुलंद करे और ये खिदमत का जज्बा जो है हर शख्स के दिल में पैदा करे ताकि वो अपने हम बच्चों के काम आ सके। अब आ जाते हैं सर ज़रा कश्मीर के इंतखाबात के ऊपर, और जो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का मैंने जिक्र किया, आज तो मरियम पहुंची है। इंतखाबी मुहिम है उसमें जी मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, उसमें 2 से 3 बातें सामने खुल के आ रही हैं। एक तो अपोजिशन जमातें इलेक्शन चोरी होने का ख़दशा बल्कि इल्ज़ाम लगा रही हैं। दूसरा जो अहम तरीन कौमी और बैनुल-अक़वामी मसाइल हैं उस पर जो पाकिस्तान की पोजीशन है उसको वहाँ इस इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाया जा रहा है, चाहे वो इमरान खान साहब का दौरा अमेरिका हो, एयर बेसिस देने का मामला हो, ना देने का मामला हो, यानी इंतखाबी मुहिम इन अहम उमूर पर कश्मीर में डिस्कस की जा रही है। ये सब है क्या, ये मैं आपसे जानता हूँ। पहले ज़रा बिलावल और मरियम साहब के बयान सुनिए। हम ना वो वजीर आजम चाहते हैं जो इस्लामाबाद में बैठ के मोदी के इलेक्शन को जीतने का दुआ मांगते हैं। हम वो वजीर आजम नहीं चाहते हैं जो कहे कि अल्लाह करे कि मोदी जीत जाए ताकि कश्मीर का मसला हल हो। कि जैसे ये वजीर आजम मुशर्रफ का पोलिंग एजेंट था, वैसे ये वजीर आजम मोदी की पोलिंग एजेंट था। हम वो भी वजीर आजम नहीं चाहते जो मोदी को दावत दे के अपने शादियां पे बुलाते हैं। आजकल ये शोर आप सुन रहे होंगे कि बेसिस नहीं देंगे, यूएस को बेस नहीं देगा, अमेरिका को कोई बेस नहीं मिलेगा। वजीर आजम ने बड़ा स्टैंड ले लिया, वो अमेरिका को बेसिस नहीं दिलवाएगा। मैं आपको सच बताऊं, किसी ने इससे पूछा भी नहीं है, किसी ने इसको फोन कॉल तक नहीं करवाया है अभी तक। कश्मीर का सौदा किया जा रहा है, ये अपोजिशन जमातों का अब तक का बयानिया है। और फिर शामी साहब जो बिलावल साहब ने बात की है ये बड़ी अहमियत की हामिल है कि जी मैं आपको सच बताता हूँ, किसी ने एयर बेसिस देने का कहा ही नहीं है, ख़ुद से खान साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। बात यह है कि कहा है या नहीं कहा है, अमेरिकन मीडिया में ये बातें रिपोर्ट होती रही हैं और उनमें ये बात कही जाती रही है कि पाकिस्तान से ये फैसिलिटीज़ मतलूब हैं। बहरहाल अनफॉर्चुनेटली हम हदूद क़यूद के कायल नहीं रहे, और ये जो वफाकी वज़राए कराम वहाँ पहुँचे हैं ना, हमारे मुराद साहब और अली अमीन साहब, जो उनकी तकरीरें भी सुनिए आप, वो क्या क्या फरमा रहे हैं। जी जी।
तो इसलिए कल आप अगले प्रोग्राम में उनकी तकरीर का जायजा भी लेते हैं। आप इस हमाम में आप किस किस को कपड़े फराहम करेंगे? बस जो हमारी सियासत जिस तरह बेकाबू हो गई है भाई, इस मुल्क की बुनियाद रखने वाले लोग थे, एक एक लफ्ज़ सोचकर बोलते थे। आज भी हम उनकी बातें सुनते हैं, उन पर सर धुनते हैं, उनको याद करते हैं, उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं। तो अब ये जो तर्ज सियासत हमने ईजाद कर लिया है और जिसकी ईजाद में पीटीआई का भी बड़ा किरदार है, अब उसका हम देखें, उससे एंजॉय करें, बस सुने कव्वाली, ठीक है, और हाल खेलें। चले सुन रहे हैं बस। एक और बड़ा अजीब और एक अफसरदा किस्म की खबर है कि जो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट और सूबा बनाना था, बहुत अच्छी काविश थी, बन जाना चाहिए, लेकिन वो सेक्रेटेरिएट जो है वो इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर में कायम होगा। इस सिलसिले में जो अब्बासिया कैंपस है इस यूनिवर्सिटी का, हज़ारों तालिब इल्म यहाँ पढ़ते हैं, उसको खाली करने का कहा जा रहा है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया क्या कहती है, उनसे पूछा गया, उन्हें को मुतबादिल जगह फ़राहम की गई या नहीं की गई, और ये यूनिवर्सिटी की जगह पर ही क्यों सेक्रेटेरिएट बनाना था? सरकार की और इमारतें क्या ख़त्म हो गई हैं? जो कहत पड़ गया है, जो यहाँ पर सेक्रेटेरिएट को शिफ्ट करने का सोचा जा रहा है। शामी साहब, ये अतहर अवान साहब हैं बहावलपुर से, हमारे नुमाइंदे यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और पंजाब सरकार के जो ये अहकामात हैं उस पर काम कर रहे थे, रिपोर्ट करेंगे। अतर साहब बताइएगा, क्या कहती है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया? जी, इस हवाले से शामी साहब जो है, मेरी वाइस चांसलर अतहर महबूब साहब से भी बात हुई है और उनके तर्जमान से भी तफसीलन गुफ्तगू 2-4 मौके में होती रही है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो इस वक्त जो हुकूमत पंजाब ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम के हवाले से जो एक कमेटी बनाई है, सब कमेटी, वो है हाशिम जवां बख्श साहब, उनको जो है वजीर खजाना, उनकी क़यादत में ये कमेटी बनाई गई है। और हमारे ज़राए इस चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं कि जो गुज़श्ता उसमें मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में जो है उन्होंने, उस कमेटी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि अब्बासिया कैंपस जो है, इस पे जो है हमें 2 साल के लिए, साल या 2 साल के लिए, कुछ मुद्दत के लिए फौरी तौर पर सेक्रेटेरिएट बनाने दिया जाए, और इसके मुतबादल के तौर पर आप जो है कोई किराए पे ज़मीन ले लें या कहीं और शिफ्ट हो जाएं। और उसके बाद चूंकि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए ज़खीरा में 31 एकड़ रकबा ऑलरेडी अलाट हो चुका है, उसका फंड भी मख्सस हो चुका है, लेकिन वो चूंकि अभी संगे बुनियाद भी नहीं हुआ और वो अभी तामीर नहीं हुआ, तो इसलिए फौरी तौर पर उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि हमें इस कैंपस में दिया जाए। तो ये तालिब इल्म कहाँ जाएंगे, यूनिवर्सिटी कहाँ जाएगी? ये शामी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि 500 के करीब लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, 2 हॉस्टल हैं, और यहाँ अच्छा खासा एक जो है ना निज़ाम तालीम जो है चल रहा है। और ये नवाब, इसकी थोड़ी सी आपको पस मंजर बताता चलूँ तो 1928 में इस यूनिवर्सिटी को 60 एकड़ पर जो है नवाब बहावल खान ने, नवाब सादिक साहब के वाले साहब ने बनवाया था, और 1950 में जो है ये नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने इसको फाइनलाइज किया था। और इस वक्त जो है इंक्रोचमेंट की जद में आकर इस यूनिवर्सिटी के पास महज 26 एकड़ रकबा जो है वो जेर इस्तेमाल है, और उस पर भी जो है हुकूमत ने जो है सेक्रेटेरिएट बनाने के हवाले से जो है मजमूम अज़ाइम रखी है। इस हवाले से ये तो समाजी हुकूमत तो कह रही थी, हमारे वजीर आजम साहब फरमा रहे थे कि वो तो वजीर आजम हाउस में यूनिवर्सिटी कायम करेंगे। अब जनाब यूनिवर्सिटियों के अंदर सरकारी दफातर कायम करने की बात सोची जा रही है। मेरा ख्याल हाशिम जवां बख्श जो हैं, ये वैसे वो बड़े सोच समझ के बात करने वाले शख्स हैं। मेरा ख्याल वो ऐसी बात नहीं करेंगे, अगर कोई दिमाग में बात आई होगी तो उसे दिमाग से निकाल देंगे और वो टेंट लगवा लें। ये जो मशवरा दिया जा रहा है कि किराए पर ये अब्बासिया कैंपस को तो किराए पे सेक्रेटेरिएट ले लें इमारत में, या किसी और या किसी और जगह, तो ये खुद क्यों नहीं किराए पर इमारत ले लेते? जब पाकिस्तान बना था 25 एकड़ जमीन सेक्रेटेरिएट के लिए, तो दरख्तों के नीचे बैठे थे लोग, दफ्तर बनाए थे, खेमे लगाए थे, खेमे लगा लें वहां और सेक्रेटेरिएट बना लें अपना, उसमें इसमें अपनी जगह पे जाकर। सब तो ये किताबों में ये ऐसे जिक्र मिलते हैं। इस मामले पर हम नजर रखेंगे, हाशिम जवां बख्श साहब से बात करेंगे। फैला प्रोग्राम बिल्कुल ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी पंजाब हुकूमत की, और उसे अपनी ख्वाहिश से तौबा करनी पड़ेगी, वगरना उसके लिए रुसवाई का सामान होगा। चलें एक ब्रेक सर, आगे प्रोग्राम में ब्रेक आई पहुंची है।
नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।